बेसिकली समझते हैं कि सब्सटेंस क्या है। सो जो सब्सटेंस है, इट इज एनीथिंग विच ऑल्टर्स योर माइंड। देखो वर्ड यूज किया मैंने, माइंड नॉट ब्रेन। सो एनीथिंग विच यू ऑल्टर्स योर माइंड इज सब्सटेंस। अब इसमें क्या क्या आते हैं वो आगे हम जाएंगे डिटेल में धीरे धीरे। और मूड डिसऑर्डर्स यू ऑलरेडी नो कि जो डिप्रेशन है, चाहे वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो, मेजर हो, या मैनिया हो, हाइपोमैनिया हो, ये सब मूड डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो जो सब्सटेंस हैं विच ऑल्टर योर माइंड, उनकी वजह से जो मूड डिसऑर्डर्स होंगे, दोज आर कॉल्ड सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स। तो हमको जो है ये क्लैरिटी रखनी होगी कि जो मूड डिसऑर्डर है वो सब्सटेंस की ही वजह से है। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा उसकी इटियोलॉजी से। इटियोलॉजी का मतलब शुरुआत, कि अगर जो है सब्सटेंस यूज से पहले इंडिविजुअल का जो बेस लेवल था मूड का वो नॉर्मल था, और सब्सटेंस जब उसने यूज करना शुरू किया उसके बाद से उसमें मूड डिसऑर्डर्स आए हैं, सो ये सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर हो गया। एक और चीज भी साथ में है, हमेशा जरूरी नहीं कि सब्सटेंस यूज करने से ही डिसऑर्डर हो, कई बार जो है विड्रॉल से भी डिसऑर्डर आते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि द पर्सन इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द और लीविंग और हैज बीन फोर्स्ड टू लीव द सब्सटेंस, तो उसकी वजह से भी जो मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट द कंजप्शन, इट इज ऑल्सो द विड्रॉल विच कैन लीड टू मूड डिसऑर्डर। सो यहां तक बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। तो अब जो है जो सब्सटेंस है उनको जो है साइको एक्टिव सब्सटेंस भी बोला जाता है, क्योंकि जो साइको एक्टिव का मतलब विच हैज सम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ एनी काइंड, ठीक है, तो वो जो है सब्सटेंस हो जाते हैं। अब उसमें एकदम से नॉर्मली जनरली लोग सोचते हैं कि ये तो अल्कोहल हुआ, कोकेन, हशीश, गांजा, हेरोइन, ये सब होंगे। यस, दे आर साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, दे आर सब्सटेंस, नो डाउट। लेकिन things as simple as tea and coffee, they are also substance if they cause any kind of mood disorder. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई पर्सनली नो मेनी सच पीपल, उनको सुबह बेड में जब तक टी कॉफी नहीं मिलेगी उठ नहीं सकते हैं बेड से। दे कांट लीव द बेड। वो एजिटेटेड रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, है ना, सड़े से रहेंगे। तो ये मूड डिसऑर्डर के सिम्टम है। So even things as simple as tea and coffee, they can induce mood disorder. ये ध्यान रखना। बाकी हम और धीरे धीरे उसमें जाएंगे डेप्थ में। अब जो है सब्सटेंस से रिलेटेड जो है अगर जो है मूड डिसऑर्डर हमें डायग्नोस करना है तो क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो DSM-4 क्या कहता है? इट सेज कि एक तो सारे सिम्टम्स वही मूड डिसऑर्डर के रहेंगे। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन लेवल ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, जो पहले था उससे जो है कम हो गया है, ठीक है। यूफोरिक, हाइटेंड और इरिटेबल, कुछ भी हो सकता है। तो दो तरह के ब्रॉडली जितने भी साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनको ब्रॉडली हम दो तरह और तीन तरह में हम बांट सकते हैं। एक होते हैं डिप्रेसेंट, एक होते हैं स्टिमुलेंट, और तीसरे होते हैं हेलुसिनोजेंस। इसमें एक एक करके हम जाएंगे। तो जैसा कि नाम से पता चला, जो डिप्रेसेंट है वो आदमी को डिप्रेस कर देता है, और जो स्टिमुलेंट है वो स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। और हेलुसिनोजेन जो है वो, जैसा कि नाम से इसका, हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है। तो जो फंक्शनिंग के लेवल को डिप्रेस करेगा वो डिप्रेसेंट हो गए, जो एलिवेट करेगा वो स्टिमुलेंट हो गए, और सेंसरी परसेप्शन में जो चेंजेस लाएगा वो हेलुसिनोजेंस हो गए ब्रॉडली। सो इसीलिए जो मूड इंड्यूस सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर्स हैं उसमें इन तीनों में से कोई से भी सिम्टम्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसने कौन सा सब्सटेंस लिया है, कितने दिन लिया है। तो इसीलिए जो है जो क्राइटेरिया ए में वो सारी बातें लिख दी हैं, चाहे वो डिप्रेसेंट हो या स्टिमुलेंट हो, दोनों ही उसमें कवर हो जाती हैं। कि अगर वो डिप्रेसेंट होगा तो रिड्यूस लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्लेजर। इवन अगर स्टिमुलेंट है तो भी अगर विड्रॉल कर रहा है
तो भी जो है ये हो सकता है कि रिड्यूस लेवल ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर। अच्छा, और सब्सटेंस का इफेक्ट ये भी हो सकता है, मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड भी हो सकता है। तो वो होगा तो यूफोरिक, हाइटेंड और इरिटेबल होगा, हाइटेंड मूड और इरिटेबल होगा, बड़ा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, और ये भी हमको देखना होगा कि जो सब्सटेंस आदमी ने यूज करना शुरू किया है उसके 4 हफ्ते के बाद में ये आया हो। ठीक है, विद इन 4 वीक, तो विद इन 4 वीक के अंदर ये डेवलप होना चाहिए। अगर 4 वीक तक नहीं डेवलप हुआ तो सब्सटेंस का कहना मुश्किल है। और ये दोनों ही कंडीशन में 4 वीक्स है, चाहे उसने इंटॉक्सिकेशन शुरू किया हो या विड्रॉल किया हो। तो विड्रॉल में भी जो है इमीडिएटली आ जाए जरूरी नहीं है, कुछ समय बाद आ सकता है। लाइकवाइज इंटॉक्सिकेशन में भी जरूरी नहीं कि इमीडिएटली आ जाए, कुछ टाइम लग सकता है। जैसे मैंने बताया था, जो साइको एक्टिव ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उनको इफेक्ट दिखाने में कुछ टाइम लगता है, 2 वीक्स का। तो वही चीज इनमें भी है। जो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट दिखाएं उसके लिए कुछ टाइम चाहिए उनको, तो इसीलिए 4 वीक का पीरियड दिया गया है, चाहे वेदर इट इज इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल, इन बोथ द केसेस। और तीसरी चीज ये है कि जो मूड डिसऑर्डर है, इट इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय जो प्राइमरी मूड डिसऑर्डर्स हैं, कि भाई इसको पहले से ही जो डिप्रेशन था और फिर कोकीन स्टार्ट करी और फिर जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स और खराब हो गए। तो यस, खराब तो हुए सब्सटेंस की वजह से, लेकिन प्राइमरीली तो मूड डिसऑर्डर उसको था ही था। फिर चौथा जो है इसमें है कि पर्सन शुड नॉट बी इन डिलीरियस मूड। सो डिलीरियस मूड जो है, ये हमने पहले ही बात करी है, इसमें जो है सडन चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल की थिंकिंग और बिहेवियर में, सडन चेंजेस, ग्रेजुअल नहीं होंगे। और इसमें इसकी डिलीरियम की वजह से जो है हेल्थ में भी चेंजेस आते हैं। सॉरी, डिलीरियम का जो कॉज है वो हेल्थ में चेंजेस भी हो सकता है, आदमी की हेल्थ खराब हो उससे भी हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन भी हो जाए बॉडी में उससे भी डिलीरियम हो सकता है, या कोई मेडिसिन चेंज हुई है उससे भी जो है डिलीरियम कॉज हो सकता है। जब हमने पढ़ा था कि मूड डिसऑर्डर्स ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस, तो उसमें ये था, हमने पढ़ा कि कोई मेडिसिन जो दी जा रही है उससे भी डिलीरियम कॉज हो सकता है। इसीलिए डिलीरियम की स्टेज में जो सिम्टम्स आते हैं वो हम डिस्काउंट करते थे। सो इसी तरह यहाँ भी बोला है कि ये मूड कंडीशन इज नॉट प्रेजेंट ओनली व्हेन ए पर्सन इज डिलीरियस। सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है जो हमने मेडिकल कंडीशन वाली पढ़ी थी। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह से इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल दोनों से हो सकता है। और ये मैं पिछली क्लास में बता चुका, इवन सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए उससे भी हो सकता है। डिमेंशिया में भी कभी कभी आदमी डिलीरियस हो जाता है। डिमेंशिया एक सेनाइल मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसमें जो है मेमोरी लॉस होता है। तो अगर मेमोरी लॉस थोड़ा ज़्यादा सा हो जाए या सडन सा हो जाए तो आदमी डिलीरियस हो जाता है, कि तो समझ में नहीं आता वो कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो भी है। हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है। हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह जो भी मैंने बताया, कोई इन्फेक्शन हो सकता है उसको, खासतौर से आईसीयू में, क्योंकि आईसीयू में सब जो है सीरियस पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे कोई भी हो सकता है। और इवन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको जो शॉर्ट में यूटीआई बोलते हैं, निमोनिया, फ्लू, मेडिसिन, इनसे भी डिलीरियम हो सकता है। अगर वो डिलीरियम की स्टेज में ये सिम्टम्स हैं मूड डिसऑर्डर्स के, तो वो डिस्काउंट होंगे, दे विल नॉट बी काउंटेड। अब जो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ये क्या ऑल्टर करते हैं, मूड और बिहेवियर। तो जो मैंने बताया था माइंड ऑल्टरिंग होते हैं, तो ऑब्वियसली माइंड ऑल्टर हुआ तो मूड ऑल्टर हो गया, और मूड ऑल्टर होगा तो या मूड ऑल्टर नहीं हुआ तो भी बिहेवियर चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लो आदमी का जो है बॉडी कंट्रोल जो है खत्म हो जाता है किसी पर्टिकुलर ड्रग से या मेडिसिन से, तो बिहेवियर चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, मूड हो सकता है एकदम से चेंज ना हो, लेकिन बिहेवियर तो चेंज हो ही जाएगा। और सब्सटेंस में, साइकोएक्टिव सब्सटेंस में हम जो है क्या चीज़ों काउंट करते हैं जो इलीगल हो। जो प्रॉपर मेडिसिन है वो तो मेडिसिन ही है, वो तो दी जाती है किसी बीमारी के लिए, उनसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनसे प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट वो जो है इस कैटेगरी में नहीं आती है।
तो जो इलीगल सब्सटेंस है उनको जो है हम डायग्नोसिस के टाइम में काउंट करते हैं। मेडिसिन वाला वो अलग होता है, वो मेडिकल कंडीशन वाली बात में आ जाता है। फिर जो मैंने बताया था, देयर आर सर्टेन सेफ ड्रग्स आल्सो, जैसे अल्कोहल है, लीगली परमिटेड है, एनीबडी के एडल्ट कैन कंज्यूम आफ्टर सर्टेन एज। निकोटिन सिगरेट में ये भी कानूनी तौर पे बिकती है, लीगल है, सेफ है, सेफ इन द सेंस कि परमिटेड है। और कैफीन मैंने बताया कॉफ़ी में, सॉफ्ट ड्रिंक में भी होता है, बहुत हाई क्वांटिटी में शुगर होता है, तो उससे शुगर से भी जो है एलिवेटेड मूड हो जाता है आदमी का। और चॉकलेट है, वो भी है, चॉकलेट भी जो है किसी का मूड खराब हो उसको चॉकलेट खिला दो, एलिवेटेड हो जाता है, हॉट चॉकलेट पिला दो। तो खासतौर से बच्चे जो हैं, ठीक है। अब जो साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो समझना होगा। वो पहला है सब्सटेंस यूज। सब्सटेंस यूज में क्या है, मॉडरेट अमाउंट यूज हो रहा है इंडिविजुअल, मॉडरेट मतलब नॉर्मली जितना लोग यूज करते हैं उतना। फ्रीक्वेंसी इसमें कोई खास नहीं है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जरूरी है कि डेली होना चाहिए या वीक में एक बार होना चाहिए, इतने बार, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज नॉट मटेरियल। यहाँ पे मटेरियल क्या है कि अमाउंट कितना है। अगर अमाउंट मॉडरेट है तो फिर वो हम कहेंगे कि इंडिविजुअल सब्सटेंस यूजर है, ठीक है। और दूसरी खास बात क्या होनी चाहिए सब्सटेंस यूज में, कि सिग्निफिकेंटली जो है इंटरफियर नहीं हो रहा हो किसमें, सोशल, एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में, ठीक है। इंपेयरमेंट हो सकता है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो रहा है ना। ये सब्सटेंस यूज की है दो खास बातें, मॉडरेट अमाउंट एंड इट डज नॉट कॉज सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस, ये है। फिर दूसरा है सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन। अब ये सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन क्या आता है, व्हेन ए पर्सन इंजेस्ट सब्सटेंस, इंजेस्ट का मतलब कंज्यूम किया, खा लिया, पी लिया, स्मोक कर लिया, जो भी है वो, वट एवर मे बी द वे ऑफ इंजेक्शन। तो जो व्हेन द पर्सन हैज इंजेस्टेड सब्सटेंस, तो जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे, तो लाइक पर्सन मे गेट ड्रंक, मे फील हाई, ये हुआ सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो इंटॉक्सिकेशन हुआ। तो अब हमें कैसे पता चलेगा इंटॉक्सिकेशन है या नहीं है, तो वो पता चलेगा कैसे, उसका इम्पेयर्ड जजमेंट होगा। जैसे अगर ड्राइविंग कोई कर रहा है तो जजमेंट उसका खराब होगा, एक्सीडेंट कर देगा, तो ये इंटॉक्सिकेशन हुआ। या मूड चेंजेस हो जाएंगे, अभी एकदम सैड सा था और जो भी उसका ड्रग वगैरह लिया उसने एकदम से एलिवेटेड मूड हो गया। या जो उसकी मोटर एबिलिटी है वो लोअर हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे मोटर एबिलिटी हायर भी हो जाती है, विल कम टू दैट जब हम एम्फेटामाइन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एम्फेटामाइन जो है दे इंक्रीज द लेवल ऑफ मोटर एक्टिविटी। लेकिन इंटॉक्सिकेशन वाले केस में जो है, जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे मोटर एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये कंडीशन है सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन की। इट इज बेसिकली a physiological reaction and it causes impaired judgment, mood changes and lowered motor ability. तीसरा है सब्सटेंस एब्यूज। यहां पर जो है जो सब्सटेंस है, सबसे पहली बात सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर कर रहा होता है इंडिविजुअल की लाइफ में। सब्सटेंस एब्यूज में, सब्सटेंस यूज में नहीं होता है, एब्यूज में हो रहा होता है, सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट हो रहा होता है, ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है। और वो कहीं भी हो सकता है, सोशल लाइफ, एजुकेशन लाइफ, जॉब, रिलेशनशिप, या इंडिविजुअल खुद को ही जो है डेंजरस कंडीशन में डाल रहा है, इट कुड बी एनीथिंग, तो हम कहेंगे कि ड्रग अब्यूजर है। तो इसमें एक और चीज है जो बुक में नहीं दी है, जो उसका कंजम्पशन होगा वो मॉडरेट से हायर होगा। जैसे कोई मान लो कि नॉर्मल, अगर हम कहें कि 2 और 3 लार्ज बैग, अगर हम जो है मॉडरेट कंजम्पशन माने, तो जो एब्यूजर होगा वो हो सकता है कि आधी बोतल या पूरी बोतल भी पी जाए। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि रेगुलर तो नहीं पीता है, लेकिन जिस दिन पीता है तो फिर पूरी बोतल ही गिरा के उठता है। तो ये भी एक सब्सटेंस एब्यूजर होता है, ठीक है। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन बुक हियर। फिर
चौथा जो टर्म है रिलेटेड टू सब्सटेंस है सब्सटेंस डिपेंडेंस। डिपेंडेंस में जैसा कि वर्ड से सजेस्टिंग, अब इंडिविजुअल उस चीज के बिना रह नहीं सकता जो भी उसका सब्सटेंस है। जैसे मैंने अभी चाय कॉफी का एग्जांपल दिया था, नहीं मिलेगी तो वो रह नहीं सकता उसके बिना। इट कुड बी एल्कोहल, इट कुड बी कोकीन, एनीथिंग। फिर एक चीज होती है सब्सटेंस टॉलरेंस, इसको समझो। सब्सटेंस टॉलरेंस में क्या है कि जो भी फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट इंडिविजुअल को आता था पहले एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, अब वो जो है उस क्वांटिटी में वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। उस इम्पैक्ट के लिए उसको हायर क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। जैसे पहले उसको मान लो लेटर से कि 2 लार्ज पैक में नशा हो जाता था, फिर रेगुलर लेता रहा वो, धीरे धीरे फिर क्या होगा, बॉडी टॉलरेंस डेवलप कर लेगी, ब्लड अल्कोहल लेवल जो है हाई हो जाएगा। तो अब उसको जो है हाई फील करने के लिए 2 पैक में उसको मजा नहीं आएगा। द पर्सन विल नीड मोर देन 2 पैक्स, लेटर से 3 पैक लेने लग गया, तो हम कहेंगे कि टॉलरेंस डेवलप हो गई है। ठीक है। सो क्वांटिटी जब इंक्रीज होती जा रही है इंडिविजुअल की कंजम्पशन की, तो विल से द पर्सन हैज डेवलप्ड सब्सटेंस टॉलरेंस। और सब्सटेंस विड्रॉल क्या होता है कि जब when the individual is no longer taking the substance, the person is not ingesting substance and there are physical negative effects, तो वो हो गया सब्सटेंस विड्रॉल। ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। देन नेक्स्ट इज, जो हमने अभी बात करी थी साइकोएक्टिव सब्सटेंस की, ये ब्रॉडली जो है 4 में बांटे जाते हैं। एक एक करके हम इनको लेते हैं। कुछ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि उसकी फंक्शनिंग लोअर हो जाती है, जैसे सिडेटिव्स हैं, शांत कर देते हैं। जो स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं, एंटी एंग्जियोलाइटिक है, मतलब एंग्जाइटी कम करने वाली, बार्बिचुरेट्स हैं, बेंजोडियाजेपाइन है, ये सब जो है डिप्रेसेंट में आती हैं, आदमी के लेवल को डाउन कर देती हैं। अब इसमें देखो एक थोड़ी शायद अधिकतर लोगों को जो है मैंने ये देखा है कि इसमें डाउट होता है कि अल्कोहल डिप्रेसेंट कैसे है। अल्कोहल पी के तो आदमी बहुत खुश हो जाता है, नाचने गाने लग जाता है ना। कहते हैं कि अगर आदमी अच्छी खासी मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम कर ले तो जनरेटर की आवाज पे भी डांस करने लग जाता है। सो वो क्यों होता है? अल्कोहल इज डिप्रेसेंट, लेकिन फिर एक्टिविटी क्यों ज़्यादा हो रही है? वो इसलिए ज़्यादा हो रही है कि अल्कोहल जो है, जो लॉजिकल फैकल्टी है इंसान के ब्रेन की, उस पर इम्पैक्ट डालता है। तो जो लॉजिकल फैकल्टी है वो इंसान के अंदर से इनहिबिशन को ख़त्म कर देती है। जैसे किसी को डांस करने में बड़ी शर्म आती है, तो अब जब वो लॉजिकल फैकल्टी काम नहीं करेगी तो उसकी वो शर्म खत्म हो जाएगी, तो वो डांस करने लग जाएगा। तो उसने इम्पेयर किया है लॉजिकल फैकल्टी को, डिप्रेस किया लॉजिकल फैकल्टी को, और इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है। सो दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड कि व्हाई अल्कोहल इज डिप्रेसेंट। ठीक है। फिर स्टिमुलेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया था, दे एलिवेट योर लेवल ऑफ अलर्टनेस और मूड। तो इसमें एम्फेटामाइन, कोकीन, निकोटीन, कैफीन, ये सब आते हैं। कभी भी जो है चाय या कॉफी पीने के बाद कोई ये नहीं कहता कि अब मेरे को सुस्ती आ रही है, फ्रेश महसूस करेगा, उसकी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इट इज स्टिमुलेंट। ओके। फिर जो एक होते हैं ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या होते हैं कि जो ओपीएम से बने होते हैं। एनीथिंग मेड फ्रॉम ओपीएम इज ओपियोइड। जैसे ये जो हेरोइन, ओपीएम, कोडाइन, मॉर्फाइन, ये सब जो ओपिएट्स में आते हैं। एंड जो हेलुसिनोजेंस हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? मारिजुआना, एलएसडी। ठीक है, ये हेलुसिनोजेंस हैं। तो हेलुसिनोजेंस क्या करते हैं? ये जो है इंसान के अंदर फॉल्स सेंसरी परसेप्शन जो है इंड्यूस करते हैं। इट कुड बी ऑडिटरी, इट कुड बी विजुअल, इट कुड बी सेंसरी, एनीथिंग। ठीक है। और ओपिएट्स की एक खास बात और होती है, ये एक तरह के पेन किलर्स भी होते हैं। तो इसीलिए क्या देखा जाता है कि जो अगर कोई क्रॉनिक पेन के पेशेंट है ना, सो दे समटाइम्स बिकम एडिक्ट टू ओपियाइड्स। इनिशियली वो ओपियाइड्स इसलिए ले रहे होते हैं
या ओपियम, हेरोइन, कुछ भी, कि उनको पेन से रिलीफ चाहिए। इसमें नेचुरल जो है पेन किलर होता है, नेचुरल इन द सेंस कि इनहेरेंट पेन किलर होता है, तो वो आदमी को पेन में रिलीफ देता है। फिर यूज करते करते टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, फिर सब्सटेंस टॉलरेंस डेवलप होते होते फिर जो डिपेंडेंस हो जाती है। तो ये भी है। तो अगर कोई जो है ड्रग यूजर या अब्यूजर है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमको इसलिए जानना जरूरी होता है कि पेन की उसको कंप्लेन क्रॉनिक रही है क्या। और नेक्स्ट जो है जो सब्सटेंस इंड्यूस जो डिप्रेशन है, इट कैन लास्ट फ्रॉम आवर्स टू डेज। डिपेंड करता है कौन सा सब्सटेंस लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ठीक है। और जो सब्सटेंस विड्रॉल जो है उससे जो सिम्टम्स आएंगे दे कैन लास्ट फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स, ठीक है। पहला मैंने बोला था कि जब जो सब्सटेंस इंड्यूस जो होगा वो आवर्स टू डेज होगा, लेकिन विड्रॉल वाले केस में वीक्स टू मंथ्स भी हो सकता है। और एक चीज और भी ध्यान में रखनी होती, जो डिप्रेशन जो आता है इसमें सब्सटेंस यूज में, तो उसके साथ में जो है सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल अटेम्प्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने डिप्रेसिव डिसऑर्डर में पढ़ा था। ये जो विड्रॉल है ये हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि इंडिविजुअल की जो बॉडी में इतनी ज़्यादा जो है हाई लेवल ऑलरेडी हो चुका था सब्सटेंस का, कि अगर उसको एक्सटर्नली ना मिले, इतना डिपेंडेंट हो चुका होता है, अगर एक्सटर्नली ना मिले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। सो कई बार जो है जो बंद कराई जाती है ड्रग, वो डॉक्टर के सुपरविजन में इसीलिए कराई जाती है धीरे धीरे करके। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि वो ड्रग जो है बोला जाता है कि भाई तुम इतना लगाते रहना नहीं तो मर जाओगे। दिस इज ऑल्सो देयर, इट इज एप्लीकेबल फॉर एल्कोहल ऑल्सो। आई हैड सीन ए पेशेंट, वो इतना शराब पीता था, इतना शराब पीता था कि बस वो जग नहीं रहा है तभी शराब छूटी हुई है, अदरवाइज रात को अगर वो वॉशरूम जाने के लिए भी उठाए तो वो उठ के पिएगा। तो वो जब जो आया था ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहला चैलेंज यही था कि इसको जो है अगर एकदम से बंद कर दिया गया अल्कोहल तो ये मर जाएगा, बॉडी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट। तो इसलिए वो मेडिसिन की जरिए इसको जो है कंट्रोल किया जाएगा, तब जो है इसको सब्सटेंस को बंद किया जाएगा। ये भी बात एक इम्पॉर्टेंट है, ये सिंपल सॉल्यूशन हर जगह नहीं चलता है कि बस इसको बंद करवा दो, पर्सन कैन डाई। सो जो देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरानोइया, पैरानोइया मतलब शक की नजर से देखना। सो ये जो स्टिमुलेंट इंड्यूस्ड जो एपिसोड्स होते हैं मैनिया के, उसकी वजह से पैरानोइया भी हो सकता है, विच कैन लास्ट फ्रॉम आवर्स टू डेज। तो हर एक चीज को या हर एक इंसान को शक की नजर से देख रहा है, ठीक है। और ओवरऑल क्या होगा, साइको सोशल डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा इंडिविजुअल का, साइकोलॉजिकल भी खत्म होता जा रहा है, सोशली भी खत्म होता है, साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो उससे फिर धीरे धीरे क्या होगा, क्रॉनिक डिस्थाइमिया या डिप्रेशन होगा, विच कैन लास्ट फ्रॉम मंथ टू ईयर्स। डिस्थाइमिया हमने पढ़ा था कि 2 साल तक होने पे डायग्नोस होता है, तो इसीलिए मंथ टू ईयर्स है। और इंडिपेंडेंट मूड डिसऑर्डर है कि नहीं है, मतलब किसी ने विड्रॉल हुआ और हमें लगा कि 1 महीना होगा कोई सिम्टम नहीं आया, और हमने कहा कि चलो ठीक है विड्रॉल भी हुआ कोई सिम्टम नहीं आया, और फिर मान लो कुछ दिनों बाद 2, 4, 5, 10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद उसको डिप्रेशन के सिम्टम आए, तो हमने कहा ये तो ड्रग की वजह से नहीं है, ये जो है ये तो फ्रेश है, कोई प्राइमरी मूड डिसऑर्डर है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम सफिशिएंट टाइम गैप देते हैं विड्रॉल के बाद में, सो दैट वी आर श्योर कि अब जो डिप्रेशन आया है ये सब्सटेंस के विड्रॉल की वजह से नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि विड्रॉल के केस में वीक्स टू मंथ्स के बाद भी सिम्टम्स आ सकते हैं,
So इसलिए there has to be sufficient time after withdrawal before diagnosing something as primary mood disorder. ठीक है, अदरवाइज वो सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर में आएगा। और अगर जो सिम्टम्स है वो पहचान कैसे करेंगे? परसिस्ट करें, मेडिसिन दे रहे हैं फिर भी वो परसिस्ट कर रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर है। ये फर्क होता है। और कभी कभी शॉर्टर ड्यूरेशन में भी डायग्नोसिस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हमारे को उसकी केस हिस्ट्री कितनी स्ट्रांगली पता है। ठीक है, नाउ कम्स डायग्नोस्टिक फीचर्स। So it is also possible that a patient may be having mood disorder coexisting with substance abuse disorder. ये भी possible है। So means comorbidity. So जो substance abuse disorder में भी वही सब होता है, मैनिक, हाइपोमैनिक, मिक्स्ड और डिप्रेसिव एपिसोड। यूफोरिया भी हो सकता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा हाँ, ये है इसमें कि जो सब्सटेंस जिसकी वजह से हो रहा है, जब हम डायग्नोसिस करेंगे तो उसमें वो मेंशन करेंगे। जैसे ये नहीं लिख देंगे सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर, अगर वो कोकीन यूज कर रहा है तो लिखेंगे कोकीन इंड्यूस मूड डिसऑर्डर। ताकि जो है उसके ट्रीटमेंट में जो भी मेडिसिन वगैरह देनी वो उसी हिसाब से दें। और हमें ये भी उसमें मेंशन करना होगा कि फीचर्स कैसे हैं। मूड डिसऑर्डर में तो मैनिया भी आता है, हाइपोमैनिया भी आता है, मिक्स्ड भी आता है और डिप्रेसिव भी आता है। तो मैनिक फीचर्स हैं या मिक्स्ड फीचर्स हैं, ये भी मेंशन करेंगे उसकी केस हिस्ट्री सुन के। और ऑनसेट जो है ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन होता है या विड्रॉल के टाइम में होता है, ये भी है। अब जो ये भी पॉसिबल है कि जो मैनिक या मिक्स्ड एपिसोड वाले जो सिम्टम्स हैं वो कब प्रेसिपिटेट हो, जब वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन या ट्रीटमेंट लेता हो। इट इज पॉसिबल। ठीक है, या ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे शॉक ट्रीटमेंट भी कहते हैं, या लाइट थेरेपी जो हमने पढ़ा था सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में, उसमें भी जो है ये हो सकता है। सो ये जो है सब डायग्नोसिस इनका सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर में आएगा इसमें। तो जो भी प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स होंगे वो हम मेंशन करेंगे, जैसे डिप्रेसिव फीचर हो सकते हैं या सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर विद मैनिक फीचर हो सकते हैं या मिक्स्ड फीचर, ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। और ड्यूरिंग डिलीरियम अगर खाली हो रहा है तो हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे कि ये सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर, इफ इट इज ओनली ड्यूरिंग डिलीरियम। अब एक खास बात जो है, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर को प्राइमरी मूड डिसऑर्डर से। प्राइमरी मूड डिसऑर्डर वही मैनिया, हाइपोमैनिया, मिक्स्ड एपिसोड, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये सब प्राइमरी मूड डिसऑर्डर के वो है या सब्सटेंस की वजह से है, कैसे करेंगे डिफरेंस, वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात जो है, हमको जो है उसकी हिस्ट्री जब लेंगे तो हमें कोई एविडेंस मिलना चाहिए। एविडेंस बोला है मैंने, इन्फॉर्मेशन नहीं बोला, ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा एविडेंस क्यों बोला है। हमें कोई एविडेंस मिलना चाहिए कि पर्सन हैज यूज्ड सम सब्सटेंस। देखो इन्फॉर्मेशन तो ये हो सकती है उसके साथ में जो कोई इन्फॉर्मेंट आया है वो कह रहा है कि ये डेली शराब पीता है, तो इन्फॉर्मेशन हो गई, ये एविडेंस नहीं हुआ। एविडेंस कैसे हुआ? फिर हमने उसका ब्लड टेस्ट कराया, सो ब्लड के उसके ब्लड में जो है अल्कोहल लेवल हाई आया है, तो ये एविडेंस हुआ। सो द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू हैव द एविडेंस, जो कि पैथोलॉजिकल लैब में ही मिलेगा, वॉट एवर मे बी द टेस्ट। तो जो उसका जो मूड डिसऑर्डर है
उसके साथ में हमको एविडेंस मिल रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन या लेबोरेटरी से कि उसका सब्सटेंस डिपेंडेंस है या यूज है या इंटॉक्सिकेशन है या विड्रॉल है, तब हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर है। ये ध्यान रखना। जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसमें वही सब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डिप्रेसेंट है वो डिक्रीज करता है, इसीलिए उसको डिप्रेसेंट कहते हैं। क्या डिक्रीज करता है? एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो सीएनएस में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो है जो एक्टिविटीज है उनको डिक्रीज करता है। सो ब्रेन की फंक्शनिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना, जैसे डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, मोटर मूवमेंट है, ये इफेक्ट होगी। और स्पाइनल कॉर्ड से क्या कंट्रोल होता है? जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शंस भी उसके स्लो डाउन हो जाएंगे। तो ये डिप्रेसेंट का ये होता है। अल्कोहल जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इज ए डिप्रेसेंट बट इट्स इनिशियल इफेक्ट इज एन अपरेंट स्टिमुलेंट, ये मैंने बता दिया आपको, रीजन भी बता दिया। तो जो क्रॉनिक यूज है अल्कोहल का ये डिप्रेशन से एसोसिएटेड है। और इसको जो है हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं इडियोपैथिक मेजर डिप्रेशन से। इडियोपैथिक का क्या होता है? जो सडनली या स्पॉन्टेनियसली अराइज हो, वो जो है इडियोपैथिक हुआ। तो कई बार डिप्रेशन ऐसा होता है कि ग्रेजुअली नहीं, वो सडनली होता है, एकदम से आदमी को हो गया। तो वो प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी मूड डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो कई बार ये डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं कि ये जो मूड डिसऑर्डर हुआ है ये जो है सब्सटेंस की वजह से हुआ है, ये इडियोपैथिक मेजर डिप्रेशन है। देन ये देखा गया है कि जो अल्कोहल डिपेंडेंस के जो केस होते हैं उनको जो है अगर वॉच किया जाए 2 to 4 वीक्स में विदाउट अल्कोहल, तो इन अबाउट 50% केसेस जो है देयर इज रिमिशन ऑफ सिम्टम्स विदाउट एडिशनल इंटरवेंशन फॉर द डिप्रेसिव सिम्टम्स। मतलब कोई मेडिसिन को इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50% केसेस में आदमी अपने आप ही ठीक हो जाएगा अल्कोहल के केस में। ठीक है, पर वही है मैं जो मैंने बताया कि ध्यान रखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा वो डिपेंडेंस ना हो चुका हो कि सडनली बंद कर दो तो उसका जो है डेथ ही हो जाए उसकी। दिस वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। बाकी तो चीज़ें मैं रिपीट कर चुका हूँ, वही सब हैं। अल्कोहल में मूड लेबिलिटी मतलब सडन चेंजेस इन मूड, वो सब तो होता है। लोअर्ड इम्पल्स कंट्रोल जो मैंने बताया था, इनहिबिशन खत्म हो जाता है, तो वो लोअर इम्पल्स कंट्रोल की वजह से ही होता है। वॉयलेंस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं रह जाती है ना, तो जो बात से सॉल्व हो सकती है या जिसपे कुछ रिएक्ट भी करने की जरूरत नहीं, उसमें वॉयलेंस कर देगा इंडिविजुअल। कई होते हैं वो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, अदरवाइज बड़े शांत और सोबर होते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो लॉजिकल फैकल्टी से कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल जो है क्या होते हैं? वही सब जो होते हैं, एजिटेशन, एंजाइटी, ट्रेमर मतलब हाथ पैर कांपना, फिर मेलेस, एकदम बुरा सा फील करना, हाइपर रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सेस है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे, माइल्ड टेकिकार्डिया, जो हार्ट बीट है वो बहुत रैपिड हो जाएगी, बहुत मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, क्योंकि ये माइल्ड टेकिकार्डिया है, सीवियर वाला नहीं है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस होंगे, चीज़ होगी कुछ दिखाई कुछ और देगा। ये सब जो है विड्रॉल के सिम्टम्स हैं अल्कोहल में। पर ये तभी होते हैं जब काफ़ी डिपेंडेंस हाई हो, तब होते हैं, थोड़े मोड़े में नहीं होते हैं। फिर जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि विड्रॉल की वजह से मेजर डिप्रेशन है और एंजाइटी है, ये जो है कभी कभी कहना मुश्किल हो जाता है लंबे समय में, बाद में जब तक बहुत समय नहीं हो गया हो तो ये कहना मुश्किल हो जाता है
कि ये विड्रॉल की वजह से हो रहे हैं सिम्टम्स या अपने आप ही जो है कुछ और वजह है जिसकी वजह से आ रहे हैं। ऑब्वियसली जितना टाइम ज़्यादा बीता जाएगा उतना कहना मुश्किल होता जाएगा। तो अब जो है अल्कोहल की वजह से भी डिलीरियम आता है, जो हमने बताया सडन चेंजेस इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग। तो फ्लक्चुएशन इन मेंटल स्टेटस होगा, कंफ्यूजन होगा, डिसओरिएंटेशन, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, किधर हूँ, ये कौन है, क्या हो रहा है, ये सब नहीं होगा। बट दीज आर रिवर्सिबल सिम्टम्स वंस द इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल फेड्स आउट। ये है। एक और यहाँ पे बात है वो ध्यान में रखने की है, जैसे मेमोरी लॉस के जो है केसेस आए हैं हमारे पास सपोज, तो हमें उसकी हिस्ट्री में ये भी देखना होता है, देखना चाहिए कि वो अल्कोहल कंजम्पशन उसका कितना है, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ अल्कोहल से जो ब्रेन में जो है एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, उसे कहते हैं कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। तो ये कॉर्साकॉफ सिंड्रोम है, ये क्या होता है, ये एमनीजिया क्रिएट करता है। एमनीजिया मतलब भूलना, और ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। तो इससे जो नर्व सेल्स जो है, जो ब्रेन के सपोर्ट कर रहे होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, कौन से वाले जो मेमोरी के लिए यूज होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। सो ये बुक में नहीं दिया है जो मैंने बताया है, इट इज नॉट गिवन इन द बुक। तो ये यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है इम्पोर्टेंट। कई क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जो है किस सब्सटेंस की वजह से होता है, या कॉर्साकॉफ सिंड्रोम में जो किसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B1 की होती है। कॉर्साकॉफ सिंड्रोम में कौन से सेल डैमेज होते हैं, जो ब्रेन के उस पार्ट के जो मेमोरी से रिलेटेड होते हैं वो डैमेज होते हैं। सो ऐसे दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर मेड। देन वही सब चीजें हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं, स्लाइटली डिफरेंट है। तो ये जो इसमें जो दिया सेडेटिव, ये तो डॉक्टर्स भी देते हैं। सेडेटिव जैसे कोई बहुत एजिटेटेड है पेशेंट, बहुत एक्साइटेड है या हाइपर एक्टिव है, तो उसको कंट्रोल करना है तो सेडेटिव देते हैं। ठीक है, तो उसमें नाम दिए हैं, बार्बिचुरेट्स हैं। बार्बिचुरेट्स जो है ब्रॉडर कैटेगरी है उसकी, सब उसमें जो पर्टिकुलर कौन कौन सी, एमिटॉल हो गया, सेकंड, ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, ये सेकेंडॉल है, सेकेंडॉल लिखा हुआ मेरे हिसाब से सेकेंडॉल है, इसको चेक कर लेना। नेम्बुटॉल है, फिर बेंजोडियाजेपाइन्स हैं, ये ब्रॉडर कैटेगरी। इसमें कौन कौन से, वेलियम, जेनैक्स, रूहीफिनॉल, हेलकॉइन, हेल्सियन, सॉरी, ये सब जो है इनमें कैसा एक्सपीरियंस है, सिमिलर टू अल्कोहल। जो मेडिसिन दी जाती है ये सब प्रॉपर मेडिसिन, इलीगल नहीं है इसमें कुछ भी, दीज आर प्रॉपर मेडिसिन। सो जो अब जो है इनका जो है विड्रॉल सिम्टम जब होता है इन मेडिसिन का, तो उसमें क्या क्या होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैरास्थीसियास। पैरास्थीसियास क्या हो, कि टिंगलिंग सेंसेशन एट द एंड ऑफ फिंगर्स, जो हाथ और पैरों के जो फिंगर्स हैं वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे नीडल चुभा रहा हो कोई, वो पैरास्थीसियास है। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन, मसल पेन, ट्विचिंग, ट्विचिंग मतलब फड़कना जैसे होता है। टिनिटस, टिनाइटस, टिनाइटस जो है होता है जैसे कान में घंटी की आवाज टी कंटिन्यूसली आती रहती है, दैट इज टिनाइटस। डिजीनेस, हेडेक, डीरियलाइजेशन, समझ में नहीं आता कि जो कुछ वो एक्सपीरियंस करा वो रियल है या इमेजिनरी, सपने में क्या है। डीपर्सनलाइजेशन, ये तो पता है कि जो कुछ हो रहा है रियल है, पर ऐसा एक्सपीरियंस करा जैसे वो अपनी बॉडी से बाहर खड़ा होकर देख रहा है। इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, तो अगर जो है कंसंट्रेट करने की कोशिश करेगा नहीं कर पाएगा। अब लेकिन अधिकतर सिम्टम्स जो हैं दे आर रिजॉल्व विद इन वीक्स अपने आप ही। ठीक है, और कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो प्रोलॉन्ग करते हैं, एक एक साल तक भी कर सकते हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टिनाइटस है, पैरास्थीसियास है, ये जो है प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बाकी अदर सिम्टम्स मोस्टली दे रिजॉल्व विद इन वीक्स। और जो कंटिन्यूसली एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो एंजाइटी ट्रीटमेंट लेंगे ऑब्वियसली।
स्टिमुलेंट हम बात कर ही चुके हैं, एम्फेटामाइन हम बात कर ही चुके हैं। एम्फेटामाइन से रिलेटेड ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं मैं, वुड यू लाइक टू लिसन? ओके, सो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था, ये बहुत यूज हुआ था एम्फेटामाइंस। तो वॉर में क्या होता है कि स्पीड की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, कितनी स्पीड से कोई फोर्सेस मूव करेंगी। और जब मैं बात कर रहा हूँ स्पीड से मूव करने की, तो गाड़ी वाड़ी और एरोप्लेन वगैरह की तो एक लिमिट है, जो मशीन की लिमिट है वो लिमिट हो गई। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो पैदल वाले हैं, इन्फेंट्री जिसे कहते हैं, वो कितनी स्पीड से मूव करेगी उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। कि एक्चुअली तो ग्राउंड उन्होंने कवर करना होता है, कब्जा उन्होंने करना होता है, कंट्रोल उन्होंने करना होता है। आपने एयरप्लेन से बॉम्ब वगैरह कर दिया, एनिमी टेम्परेरीली डिसोरिएंट हो गया, तो जाके कब्जा तो जो है इन्फेंट्री करेगी, पैदल सेना जो है। तो स्पीड की बहुत वैल्यू होती है। तो जर्मन जो थे, जर्मनी की जो आर्मी थी, उन्होंने अपने जो सैनिकों को ये एम्फेटामाइन दिया था। तो एम्फेटामाइन जो है टेम्परेरीली जो है बहुत कंसंट्रेशन को हाई कर देती है, अगर थोड़ी क्वांटिटी मिली है, लार्ज क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो अपनी कंसंट्रेशन फोकस बहुत हाई कर देगी और फिजिकल एबिलिटीज भी बहुत हाई हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो है जर्मन सैनिकों को बहुत लार्ज स्केल में जो है बहुत तेज जो है सक्सेस मिली थी। लेकिन उसके प्रोलॉन्ग यूज से फिर वो उसके वही जो सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स और ये सब होने शुरू हो गए। तो फिर उसका यूज बाद में लोगों ने बंद कर दिया, अदर वहां से जो है ये हाईलाइट हुई थी। अभी भी जो है कई जगह जो है यूनिवर्सिटीज वगैरह में, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में, इवन अब तो इंडिया में भी शुरू हो गया है, कुछ ऐसी जगह हैं जो कोचिंग सेंटर जहाँ पे हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी जगह का, वहाँ पे स्टूडेंट जो है ये एम्फेटामाइन यूज करते हैं कि पढ़ाई का बहुत कंसंट्रेशन होगा, फोकस होगा, तो टेम्परेली तो यस फायदा होगा, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में वो सब बर्बाद हो जाते हैं। तो ये एम्फेटामाइन का एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो पता होना चाहिए कि इंसान यूज क्यों कर रहा है। जैसे कोई स्टूडेंट आता है वो एम्फेटामाइन यूज कर रहा है, उसका जो है डिपेंडेंट हो गया है, तो जब काउंसलिंग करेंगे तो उसको हम ये समझा सकते हैं कि एम्फेटामाइन इज नॉट द ओनली वे टू स्टडी वेल, विदाउट दैट ऑल्सो यू कैन स्टडी वेल। चीज़ों को याद रखने के और भी तरीके हैं। तो वो अगर उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो एम्फेटामाइन का उसकी डिपेंडेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। कोई टेम्परेरीली अपनी फिजिकल एबिलिटी जो है बढ़ा रहा है इससे, ठीक है बढ़ेगी, मानते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर क्या होगा वो उसको समझाना हमारा काम है। ठीक है। और एक चीज हमेशा होता है जो नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई चीज जितनी हाई जाती है उतनी लो आती है। जैसे पतंग कितनी भी ऊंची उड़ जाए, जब धागा कटेगा तो नीचे आएगी, उतनी हाइट से नीचे आएगी। कोई भी चीज जितनी हाइट से गिरेगी उतना ज्यादा क्रैश करेगी। सो एनी ड्रग विच इज मेकिंग ए पर्सन हाई, तो जब उसका इफेक्ट उतरेगा तो क्रैश भी उतना सीवियर होता है। तो ये पॉइंट भी जो है काउंसलिंग में समझाने का होता है। सो एक जो है रेव पार्टीज में जो है ड्रग काफी यूज होती है, उसे एक्सटेसी कहते हैं, और उसका टेक्निकल नेम जो है एमडीएम है। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मैं प्रोनाउंस करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथ एम्फेटामाइन, मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथ एम्फेटामाइन, इसको एक्सटेसी भी कहते हैं। तो ये रेव पार्टीज वगैरह में बहुत यूज होती हैं। सो देयर इज ए टर्म कॉल्ड डिजाइनर ड्रग। ये समझो क्या होता है। डिजाइनर ड्रग वो होती हैं ड्रग्स जो, जैसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से बैन है कि ये ड्रग्स नहीं बनेंगी इलीगली, तो अब वो कोई ड्रग बनाएगा तो फिर वो इलीगल हो गया, वो अरेस्ट हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या करते हैं लोग बाग, वो तो मेडिसिन नहीं बनाएंगे, लेकिन उस मेडिसिन की वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट वाली मेडिसिन बनाएंगे। जो केमिकल कंपोजिशन वो नहीं होगा, लेकिन इम्पैक्ट वही होगा जो उस मेडिसिन से हो रहा है। इसको कहते हैं डिजाइनर ड्रग। तो मतलब टेक्निकली वो इलीगल नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट वही कर रही हैं वो। तो अब जो है ये एमडीएमए जो मैंने अभी बताया, मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन, तो इसमें जो टॉलरेंस है वो बहुत रैपिडली डेवलप होता है। अभी मान लो इंसान जो है आधी गोली में ही उसको सब काम अच्छा हो गया, फिर वो कुछ ही दिनों में वो एक गोली हो जाएगा, फिर दो गोली हो जाएगा, फिर तीन गोली हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बहुत तेजी से डेवलप होता है।
एक और चीज जो है रिलेटेड है इन ड्रग्स से रिलेटेड, मतलब एनी ड्रग, चाहे वो हेरोइन हो, कोकीन हो, मेथ हो, जो फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल लेता है तो जो भी उसको हाई फील होता है वो हाईएस्ट होता है फर्स्ट टाइम जब वो लेता है, और उसके बाद में जब भी वो मेडिसिन लेगा तो उस लेवल का हाई उसको कभी फील नहीं होगा। तो वो उस हाई को फील करने के लिए डोज बढ़ाता जाएगा कि वो जो फर्स्ट टाइम लिया था वैसा महसूस नहीं हुआ मुझे। इसीलिए जो है कहा जाता है कि नॉट इवन वंस यू शुड टेक ड्रग्स, क्योंकि वो द पर्सन स्टार्ट्स चेजिंग दैट हाई विच ही और शी एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट इंस्टेंस, विच इज नेवर गोइंग टू हैपन। ठीक है, जो ऑलरेडी कैफीन और कैफीन के बारे में बताया, टी कॉफी दोनों में होती है, इसको जेंटलमैन स्टिमुलेंट कहते हैं क्योंकि लीगल है, सब पीते हैं। I hardly know not even 1% people who don't take even tea coffee। ठीक है, तो इवन जो कोला ड्रिंक्स हैं उनमें भी होता है, कोको प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी होता है। तो इसलिए जो है जो इस पे लेकिन हैं ये भी स्टिमुलेंट, और इनका भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। और कैफीन में एक चीज और देखी गई, खासतौर से जिनको पैनिक अटैक वगैरह होता है उनको जो है कैफीन से और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दे शुड नॉट टेक कॉफी एंड ऑल। तो अगर कोई पैनिक अटैक वाला इंडिविजुअल है तो वो प्री डिस्पोजिशन है, उसको कैफीन से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, या इसको रिवर्स में कह लें, अगर कोई आदमी कॉफी ज्यादा पी रहा है तो वो प्री डिस्पोजिशन हो गई कि उसको पैनिक अटैक आएगा। गारंटी नहीं, प्री डिस्पोजिशन है। तो यानी इतना तो हम कह ही सकते हैं कि जिसको पैनिक अटैक आ रहे हैं कम से कम उसको कैफीन वाली चीज नहीं लेनी चाहिए। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड कोकेन। जो कोकेन जो है कोको प्लांट से बनता है। तो इसके यूज से क्या होता है कि जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा रैपिडली, मतलब जल्दी जल्दी होगी और इरेगुलर होगी। जल्दी जल्दी फास्ट भी होगी, इरेगुलर भी होगी, विच कैन हैव फेटल कॉन्सिक्वेंसेज, मर सकता है आदमी। यही सब चीज़ें हैं काउंसलिंग में पेशेंट को बताने की होती हैं कि ये तुम जो कर रहे हो उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। और अगर जो है रेगुलर प्रोलॉन्ग्ड यूज हो कोकीन का तो फिर क्या क्या शुरू हो जाएगा, हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड फ्रैंक पैरानॉइड डिल्यूजन। ये फ्रैंक वर्ड यहाँ वहाँ यूज होता है जहाँ पे कि हमको कोई डाउट नहीं है, विदाउट एनी डाउट वी कैन इजीली मेक आउट समथिंग, वहाँ पे मेडिकल टर्म्स में फ्रैंक वहाँ ही होता है। तो फ्रैंक पैरानॉइड डिल्यूजन मतलब बड़ी इजीली जो है हमको समझ में आ जाएगा कि इसको पैरानॉइड डिल्यूजन है। पैरानॉइड डिल्यूजन क्या होता है कि उसको फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। ठीक है, उसको दुश्मन नजर आ रहे होंगे लोग, पीपल आर प्लॉटिंग एंड प्लानिंग अगेंस्ट हिम और हर, somebody is following, somebody is planning to do some harm, ये सब हो जाएगा शुरू कोकीन अगर लंबे समय तक ली जाएगी तो। निकोटीन हमें पता ही टोबैको से होता है, तो जो एडिक्ट हो जाते हैं फिर उनमें डिप्रेशन होता है। अब ये कहना मुश्किल है कि जो डिप्रेशन हो रहा है निकोटीन यूज करने वालों में वो कॉज है या इफेक्ट है। मतलब निकोटीन यूज करना शुरू किया इसलिए डिप्रेशन आया, या डिप्रेशन हुआ इसकी वजह से उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये सर्टेनली नहीं कहा जा सकता है। बाकी जो चीजें हैं इसमें वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, कोकीन के यूज में क्या क्या हो सकता है, ये जो पिंक में हाईलाइट है, इम्पल्सिव डेंजर बिहेवियर्स। इम्पल्सिव डेंजरस बिहेवियर जैसे रैश ड्राइविंग है या कोई हाई स्टेक गैम्बलिंग है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। वायलेंस हो सकता है, प्रोमिस्कुअस सेक्सुअल एक्टिविटी, यहाँ पे देखो वर्ड है प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस मतलब जो सोशली या लीगली परमिटेड नहीं, उस टाइप की एक्टिविटी में भी इंक्रीज होगा। फिर एनेडोनिक स्टेट हो सकती है। एनेडोनिक स्टेट मतलब
कोई इमोशंस है नहीं, ब्लंटेड, किसी चीज में प्लेजर ही नहीं आ रहा है, फ्लैट इमोशंस वगैरह हैं। तो और जो एम्फेटामाइन का जो हैवी और प्रोलॉन्ग यूज हो तो उससे ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि ब्रेन में डैमेज भी हो सकता है। तो वही कंसंट्रेशन, मेमोरी, साइकोटिक सिम्टम्स। और एक ये भी है, कई बार देखा जाता है कुछ लोगों में कि वो 1 महीने तक उन्होंने जम के जो है मेथेम्फेटामाइन वगैरह खाया और उसके बाद 1 महीने तक लगातार जो है अल्कोहल पिया। तो ये डिफ्रेंशिएट करना, आ, आ, ये पैटर्न जो है, इसमें क्या होगा, जब मेथेम्फेटामाइन वगैरह वो करेगा तो वो बड़ा इलेटेड और हाई मूड में होगा, तो मैनिक वाले सिम्टम्स ज़्यादा लग रहे होंगे। अल्कोहल वगैरह जब यूज़ कर रहा होगा तो बड़े डिप्रेसिव स्टेट में होगा। तो ये अगर उसके हमें उसकी या किसी को उसकी हिस्ट्री नहीं पता है कि वो ये कर रहा है पिछले 2 महीने से, तो लोग डायग्नोस कर सकते हैं या कह सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर है इसको। ठीक है, इसीलिए जो है इसकी हिस्ट्री टेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओपियाइड्स हैं। ओपियाइड्स में क्या होता है, नार्कोटिक इफेक्ट होता है। नार्कोटिक होता है ना, दे रिलीव पेन एंड इंड्यूस स्लीप। जो ओपियाइड्स हैं, दे रिलीव पेन एंड इंड्यूस स्लीप। तो ये ब्रॉडर टर्म है जो ओपीएम से बने प्रोडक्ट्स का। तो एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मॉर्फिन, कोडेन, हेरोइन, ये सब जो ओपीएम पॉपी है उससे होते हैं। बाकी वो विड्रॉल से एजिटेशन, सीवियर बॉडी एक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, डिस्फोरिया। डिस्फोरिया मतलब आदमी दुखी सा रहेगा, हमेशा जो है वरीड या चिंतित सा रहेगा, एंड देयर विल बी ऑलवेज क्रेविंग फॉर मोर ओपियोइड, ये रहेगा। सो जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो यही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर सडन जो है हम बंद कर देंगे तो पर्सन कैन डाई। सो इसीलिए ओपियोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। ओपियोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या है कि जो कंट्रोल्ड क्वांटिटी जो है उसको दी जाती है बॉडी में, ताकि सडन विड्रॉल से उसकी डेथ ना हो जाए। सो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, मेथाडोन एंड सबऑक्सोन, ये जो है एज ए लाइफ सेविंग मेजर यूज की जाती है। हेलुसिनोजन जैसे कि मैं बता चुका हूँ, परसेप्शन में जो है चेंजेस लाते हैं, जैसे साइट है, साउंड है, फीलिंग है, टेस्ट है, इवन सेंस ऑफ स्मेल भी कैन बी डिस्टॉर्टेड। तो एक और जो है इफेक्ट होता है हेलुसिनोजेंस का, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, कि उसका सेंस ऑफ टाइम एंड डीपर्सनलाइजेशन भी हो जाता है। सेंस ऑफ टाइम जो है वो भी उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, जैसे उसको पता नहीं चलेगा दिन है कि रात है, या मैं कितनी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं कब आया था। ये डिस्टॉर्शन ऑफ सेंस ऑफ टाइम हो गया। और डीपर्सनलाइजेशन तो मैं बता, पर्सन फील्स एज इफ ही और शी इज सीइंग द थिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और एक हेलुसिनोजन से जो है कि ऑब्वियसली हेलुसिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो एक कंडीशन, जब इंटॉक्सिकेशन होता है तो कंडीशन जो होती है हेलुसिनेशन की वो कहते हैं हेलुसिनोसिस। हेलुसिनोसिस जो रेड में है, ठीक है। अब इसमें जो हेलुसिनोसिस में जो है काफी सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं विच आर कॉमन विद मूड डिसऑर्डर्स। ठीक है, हेलुसिनेशन तो हो ही रहा है, मूड डिसऑर्डर के भी हैं। फिर है नेक्स्ट है मारिजुआना। मारिजुआना जो है ये, इसको कैनाबिस या हेम्प प्लांट भी कहते हैं। ये भी जो मल्टीपल चॉइस के हिसाब से हो सकता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ मारिजुआना। कैनाबिस तो जनरली मैंने देखा लोगों को पता होता है, ये हेम्प प्लांट नहीं पता होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन जो है वहां पे पाए जाते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन है, वहां पे पाए जाते हैं, और वहां पे काफी मात्रा में होते हैं, वाइल्ड में, जंगल में भी होते हैं, इसीलिए इसको वीड भी बोला जाता है। जो वीड है वो अपने आप उगती है कहीं पर भी। तो जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो रीजन ऑफ वर्ल्ड है वहां पे ये अपने आप ही उग रही होती है, खूब बेताशा उग रही होती है, इसलिए उसको वीड भी बोला जाता है। तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं, सेडेटिव मतलब शांत कर देगी आदमी को, एंड साइकेडेलिक प्रॉपर्टीज।
साइकेडेलिक वही मूड रिलेटेड इफेक्ट्स ही आएंगे। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई एकदम से मैंने जो देखा सुना है, नॉट देखा है और पढ़ा है कि इलेटेड मूड भी हो सकता है, एकदम आदमी डिप्रेस भी हो सकता है, बहुत प्रोफाउंड थॉट मतलब एकदम थिंकिंग में जो है डीप थिंकिंग करने लग जाएगा, फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी आ सकती है, यूफोरिया भी हो सकता है, एजिटेशन भी हो सकता है। ठीक है, जब प्रोफाउंड थिंकिंग कर रहा है तो एकदम शांत बैठा होगा, है ना, और यूफोरिक है तो बहुत ज्यादा जो होगा। तो अगर हम एक साथ मिला के देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मैनिया है उसको। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर डेली या रेगुलरली आदमी यूज कर रहा है तो मैरिजुआना इंटॉक्सिकेशन होगा। सो अब जो इंटॉक्सिकेशन होगा तो क्या होगा, लो ग्रेड लेथार्जी, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, ये सब होगा। अब यहाँ पे एक मेडिसिन का नाम लिखा हुआ पीसीपी, इसका भी जो है फुल फॉर्म याद कर लो, फेनसाइक्लिडाइन, फेनसाइक्लिडाइन, पीसीपी। तो इससे भी जो है यूफोरिया होता है, मैनिया होता है, या डिप्रेशन भी हो सकता है। देखो एनी इफेक्ट इज पॉसिबल। तो ये कभी मान के मत चलना कि इस ड्रग से यही होगा, इस ड्रग से यही होगा, किसी भी ड्रग से कुछ भी हो सकता है। और ये हो गया। हाँ, एक ये इंटरेस्टिंग है, ऑल्टर्ड बॉडी इमेज। ये भी पॉसिबल है कि अपनी बॉडी को जो है ऐसे शेप में देख रहा है जो एक्चुअली है ही नहीं। डिसओरिएंटेशन, समझ में नहीं आएगा वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कौन उसके आसपास है। एक इसका भी फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, एलएसडी का, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। तो एलएसडी ये हेलुसिनोजन है, ये हम पढ़ ही चुके हैं, सेंसरी एंड परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन होगा। फिर अब प्रोग्नोसिस की बात करें, प्रोग्नोसिस मतलब कि फ्यूचर में क्या होता है। तो एक तो हमें समझना होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। हाफ लाइफ का क्या मतलब है, अगर कोई सब्सटेंस हमने लिया और उसके बाद में उसका इफेक्ट खत्म होने में कुछ टाइम लगता है, तो वो एकदम से खत्म हो जाता है ऐसा नहीं होता, कुछ समय के बाद में। तो जैसे अभी 100% इफेक्ट है, सो अगर हम कहें कि उसकी हाफ लाइफ 2 घंटा है, और उसके 2 घंटे बाद जो 25% का 50% रह जाएगा, तो ऐसे वो धीरे धीरे कम होगा। कि मतलब ये भी पॉसिबल है कि इंडिविजुअल जो है उसको कोई मेडिकल कंडीशन हो तो अलग ट्रीटमेंट होगा, उसको ऑलरेडी कोई साइकेट्रिक समस्या है तो अलग जो तरीके से वो साइकेट्रिस्ट भी अप्रोच होगा। फिर उसको जो है काउंसलिंग भी करनी पड़ सकती है, साइकोथेरेपी भी करनी पड़ सकती है, फैमिली थेरेपी भी करनी पड़ सकती है, उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी करना पड़ सकता है, उसका एनवायरनमेंट भी चेंज करना पड़ सकता है। सो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हुआ कि खाली मेडिकल ट्रीटमेंट होगा ऐसा नहीं है, खाली साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होगा ऐसा नहीं है ना। सोशल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सोशल सपोर्ट, क्योंकि मोस्ट केसेस में, सब्सटेंस अब्यूज के केसेस में क्या हो रहा होता है कि रिलैप्स होता है। रिलैप्स मतलब वो प्रॉब्लम दोबारा आती ही आती है, तो जो उसके सोशल सपोर्ट सिस्टम वो गिव अप कर देता है कि इसको ठीक कराते हैं, फिर से ये ऐसा कर लेता है, छोड़ो उसको मरने दो। तो वो फिर जो है ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो उसके साथ सोशल सपोर्ट सिस्टम ऐसा है, ऐसा हो कि जब भी वो रिलैप्स हो तो तुरंत ट्रीटमेंट के लिए लेके आए, तो वो एक अच्छा प्रोग्नोसिस होगा, रिजल्ट बेटर आएंगे। तो इसीलिए फैमिली थेरेपी की भी जरूरत होती है। सो रिलैप्स जो है इट इज ए काइंड ऑफ रूल नॉट एक्सेप्शन, मतलब मोस्ट केसेस में रिलैप्स होता है। फिर साइकोथेरेपी मैंने बता ही दिया है। हाँ, एक चीज जो है इन चीजों के ट्रीटमेंट में किया बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो काम आती है, वो
एक तो इंडिविजुअल जो साइकोथेरेपी की, ग्रुप साइकोथेरेपी वो बड़ी इफेक्टिव रहती है इन केसेस में। क्यों? कई सारे रीजन है। नंबर 1, इंडिविजुअल को ये देख के तसल्ली होती है खाली मैं ही नहीं हूं ऐसा, और भी मेरे जैसे हैं। दूसरा, उसको जो है फीलिंग ऑफ आइसोलेशन खत्म होती है। अब उसको एक संगी साथी मिल गए ना जो उसके जैसे हैं, तो एक्सेप्टेंस मिलती है दूसरों से। पहले वो नॉर्मल लोगों में आइसोलेशन में सब उसको जो है नशेड़ी कह के रिजेक्ट किए हुए हैं, तो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन खत्म होती है। फिर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम अदर्स, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के लोग होंगे, तो उन्होंने कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, क्या ओवरकम कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे, तो वो सीखने को मिलता है। नॉट ओनली दैट, वो अपनी जब एक्सपीरियंस खुद शेयर करता है तो उसको ये भी लगता है कि मैंने दूसरों की हेल्प करी, दैट इज ऑल्सो देयर। फिर जब वो अपनी बातें शेयर करता है तो फीलिंग वेंट आउट होती है, वो फीलिंग वेंट आउट होने से भी उसको जो है रिलीफ होता है। फिर जो उनमें से कई जो मैंने बताया कि डिफरेंट स्टेजेस में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं, तो उनको देख के उसको होप आएगा कि हाँ मैं भी ठीक हो सकता हूँ। वगैरह डिपेंडेंट है जो सब्सटेंस पे, वो उसको एनकरेज करेंगे, ठीक है, और उन्हीं में जो है उसको रोल मॉडल भी मिल जाएगा। तो जो फॉरेन कंट्रीज, अब तो इंडिया में भी शुरू हो गया है देख। सो एवर्शन थेरेपी मैंने बताया कि जो अल्कोहल है वो ड्रग्स के साथ में ऐसा रिएक्ट करती है कि अब कॉन्स्टेंटली जो है जब भी वो अल्कोहल लेगा तो वॉमिटिंग, नोजिया, गिडीनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ये सब होगा। तो नेगेटिव जो है सिमिलर के साथ में पेयरिंग हो जाती है अल्कोहल की, तो उसको अल्कोहल फिर देखते ही जो है वो वॉमिटिंग या नोजिया, गिडीनेस की फीलिंग आने लग जाएगी। फिर तो इवन सोचने पे भी हो सकता है इसको आने लग जाए, तो वो फिर जो है वो बंद कर देता है। सो ये एवर्शन थेरेपी है। अगेन ये डॉक्टर की सुपरविजन में की जाती है, साइकोलॉजिस्ट नहीं करता है ये। फिर मैनेजमेंट। अब कंटिजेंसी मैनेजमेंट जो है ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन का एक पार्ट है। तो इसमें जो है क्या होता है कि इंडिविजुअल से डिस्कस करके तय किया जाता है कि उसके कौन से एक्शन का क्या रिवॉर्ड होगा। ठीक है, अगर तुमने जो है इतने दिन तक जो है अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया और फिर हमने ब्लड तो टेस्ट तुम्हारा करेंगे इतने दिनों बाद, उसमें अल्कोहल का लेवल डाउन आया तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, वॉट एवर दैट मे बी। और रिवॉर्ड वो ऐसा होना चाहिए जो इंडिविजुअल चाहता हो। ओके, ये ध्यान रखना। सो चाहे वो अल्कोहल हो, कोकीन हो, कुछ भी हो, डिपेंड करता है। तो भाई इतने दिन के बाद हम टेस्ट करेंगे तुम्हारा ब्लड, यूरिन या जो भी है, और उसमें इफ यू फाइंड यू आर फ्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस देन यू विल बी रिवॉर्डेड विद दिस। जब इंडिविजुअल एग्री कर लेता है फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज कंटीजेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, और बायो फीडबैक जो है इसमें जो है जैसे टेंशन है, एंजाइटी है, कंसंट्रेशन का लॉस है, ये सब जब होता है इंडिविजुअल जो है फिर लाइकलीहुड क्या होता है कि वो फिर से वापस जो है सब्सटेंस यूज की तरफ जाएगा। सो यानी कि जब वो ऐसा सब एक्सपीरियंस कर रहा है, टेंशन है, एंजाइटी है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो अलर्टनेस की जरूरत है कि उसको और ज़्यादा जो है ऐसे मेजर्स लेने जिससे कि वो रिलैप्स ना करे। जैसे कि अपनी कंपनी पुराने वाली भी ना चला जाए जो उसको हमेशा एनकरेज करते थे, या कुछ दिनों के लिए ऐसे माहौल में चला जाए जहाँ पे स्ट्रेस नहीं रहता है, या जहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है वो सब्सटेंस जो ये यूज़ करता है। ये सब उसको बॉडीली सिम्टम्स से आइडिया लग जाएगा। अच्छा, दिस बायो फीडबैक इज इन एडिशन टू साइकोथेरेपी। ये रिप्लेसमेंट नहीं है कि केवल बायो फीडबैक से ऐसा हो जाएगा, नहीं। तो एक चीज मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि कोई सा भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। जैसे योग और मेडिटेशन, ध्यान लगाना, ये हमेशा यूजफुल होती हैं इन एडिशन टू एक्सरसाइज। तो रिलैक्सेशन जो है, मेडिकल कंडीशन भी देखनी होती है पेशेंट की। अगर कोई बहुत सीरियस हार्ट पेशेंट वगैरह है तो उसको एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए डॉक्टर के सुपरविजन में ही। और अगर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है तो फिर अच्छी बात है, करने दो एक्सरसाइज भी, बट वो अगेन मेडिकल कंडीशन की वजह से ही होगा।
ये दिस इज रिलैक्सेशन वाला। फिर आर्ट एंड म्यूजिक थेरेपी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा होता है कि इंसान जो है अपने कोई जो भी फीलिंग्स वगैरह है या क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है या एंजॉय कर रहा होता है आर्ट या म्यूजिक के जरिए। गाने को सुनना जो है उसको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर देखना होगा गाने हमेशा सैड सैड से ना सुन रहा हो, कि डिप्रेशन का पेशेंट है गाने भी सब सैड सैड से सुन रहा हो, कि तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा टाइप के गाने जो है चल रहे हो और डिप्रेशन का पेशेंट है, नहीं चलेगा। दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। फिर जो कोवर्ट सेंसिटाइजेशन है, इसमें क्या हो रहा होता है कि हम एक निगेटिव एसोसिएशन बैठा रहे होते हैं दो चीजों के बीच में। कौन सी दो चीजें? एक तो जो इंडिविजुअल करना चाहता है, दूसरा उसके कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे वो कोकीन लेना चाहता है, द पर्सन वांट्स टू स्नॉट कोकीन, और वो किस लिए करना चाहेगा कि वो हाई फील करना चाहेगा, इसलिए करना चाहता है कोकीन। लेकिन उसको बोलो कि ये इमेजिन करो कि तुमने जो है कोकीन लिया, मगर कोकीन लेने के बाद तुम बहुत सीरियसली बीमार पड़ गए, आईसीयू में पहुंच गए, मरने की नौबत आ गई। बार बार रिपीटेडली ये इमेजिन करो कि आफ्टर कोकीन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू आर फॉलिंग वायलेंटली इल। तो ये नेगेटिव एसोसिएशन हो गया ऑफ टू डिफरेंट थॉट्स, कोकीन एंड इट्स वायलेंटली इल इफेक्ट्स। तो जब भी वो कोकीन लेने के बारे में सोचेगा तो ऑटोमेटिकली वो थॉट आ जाएगा, कंडीशनिंग हो गई है ना, तो वो आएगा बार बार, तो वो तो थॉट अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर वो नहीं लेगा। तो एवर्शन थेरेपी में फिजिकल लेवल पे एक्सपीरियंस करता था वो नेगेटिव एसोसिएशन, यहाँ पे वो साइकोलॉजिकल लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहा है नेगेटिव एसोसिएशन। ये की डिफरेंस है। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द सेशन।